राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में चांदनी और सीमा नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए बड़ी बहन चांदनी मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी और छोटी बहन सीमा की देखभाल करती थी। एक सुबह चांदनी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी वहां गांव का लालची जमींदार रमन सिंह आता है। अरे ओ चांदनी, आज पूरे 3 महीने हो गए हैं और तुमने अभी तक अपनी झोपड़ी का किराया नहीं दिया है। अगर कल सुबह तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी तुरंत खाली कर देना। मैं यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं दिन रात दूसरों के खेतों में काम करती हूँ, लेकिन अभी उतनी कमाई नहीं हो पा रही है। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे, मैं आपका सारा किराया एक साथ चुका दूंगी। आप हमें इस झोपड़ी से मत निकालिए। हाँ सेठ जी, मेरी दीदी झूठ नहीं बोल रही है। हम बहुत गरीब हैं और इस गांव में हमारी झोपड़ी के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। आप हमारी झोपड़ी हमसे मत छीनिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझे तुम्हारी इन रोनी धोनी बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे सीधे पैसे चाहिए। अगर कल तक पैसे नहीं आए तो मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। याद रखना मेरी ये चेतावनी। जमींदार रमन सिंह वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। चांदनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रहती है और फिर अपनी छोटी बहन सीमा से सीधे बात करने लगती है। सीमा, इस गांव में रहकर हमारा गुजारा नहीं होने वाला। जमींदार कल हमारी झोपड़ी छीन लेगा। मैंने फैसला किया है कि मैं आज ही शहर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कोई बड़ा काम मिल जाएगा जिससे मैं अच्छे पैसे कमाकर इस जमींदार का कर्ज चुका दूंगी। लेकिन दीदी, आप अकेले शहर कैसे जाओगी? वहाँ आपका कौन है? मुझे आपके बिना बहुत डर लगेगा। आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं सीमा, शहर बहुत बड़ा है, वहाँ रहने का ठिकाना ढूंढने में समय लगेगा। तुम अभी यहीं गांव में रुको। मैं तुम्हें पड़ोस वाली चाची के भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम किसी भी हालत में जमींदार की हवेली की तरफ मत जाना, उसकी नीयत बहुत खराब है। ठीक है दीदी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं हवेली की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप शहर जाकर जल्दी वापस आ जाना। चांदनी अपनी छोटी बहन सीमा को समझाकर सुबह सुबह शहर के लिए पैदल ही निकल जाती है। इधर गांव में दोपहर होते ही सीमा अपनी दीदी की बात भूल जाती है और झोपड़ी का किराया माफ करवाने के लिए चुपके से जमींदार रमन सिंह की हवेली पहुंच जाती है। हवेली के बाहर रमन सिंह आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। सेठ जी राम राम, मैं आपकी हवेली में काम करने के लिए आ गई हूँ। आप मुझे यहाँ कोई भी काम दे दीजिए, लेकिन हमारी झोपड़ी का किराया माफ कर दीजिए। मेरी दीदी शहर गई है, वो आते ही आपके पैसे दे देंगी। अरे आओ सीमा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम अंदर चलो, आज से तुम्हारा काम शुरू। तुम्हारी झोपड़ी का किराया भी माफ हो जाएगा। तुम पहले हवेली के अंदर तो जाओ। सेठ जी, मुझे इस बड़ी हवेली में क्या काम करना होगा? और मेरी बड़ी दीदी चांदनी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना किया था। तुम्हें बस हवेली के बड़े कमरों की साफ सफाई करनी है। चांदनी को भी सब पता चल जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम सीधे अंदर वाले बड़े कमरे में जाओ, वहां बहुत धूल जमी है। सीमा जैसे ही हवेली के अंदर जाती है, जमींदार रमन सिंह धीरे से बाहर का दरवाजा बंद कर देता है और खुद से ही जोर जोर से बोलने लगता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज शाम को ही मैं उस झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा और इन दोनों बहनों को गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये छोटी तो मेरी हवेली में बंद है, अब वो बड़ी चांदनी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उधर शहर के रास्ते में चांदनी तेज धूप में पैदल चल रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देती हैं, जो बहुत थके हुए लग रहे थे। वो व्यक्ति वास्तव में शहर के बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी धर्मपाल थे, जो अपनी पहचान छिपाकर गांव का दौरा करने आए थे। बेटी, मैं सुबह से पैदल चल रहा हूँ और इस तेज धूप के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी होगा? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ बाबा, ये लीजिए, पानी पीजिए। मेरे पास मटकी का साफ पानी है। आप इस कड़कती धूप में अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ आपका कोई परिवार नहीं है क्या? बेटी, मैं राजपुर गांव जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। अब मुझसे इस धूप में आगे चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। मेरे पैर भी कांप रहे हैं। बाबा, मैं भी उसी राजपुर गांव की ही रहने वाली हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अपने गांव वापस छोड़ देती हूँ। आप मेरे साथ चलिए।
लेकिन बेटी, तुम तो झोला लेकर शहर की तरफ जा रही थी ना। मेरे कारण तुम्हारा शहर का जरूरी काम छूट जाएगा। तुम अपनी यात्रा खराब मत करो। कोई बात नहीं बाबा, शहर तो मैं कल भी चली जाऊंगी और काम भी मिल जाएगा। लेकिन इस समय आपको मदद की ज्यादा जरूरत है। किसी बुजुर्ग को इस हालत में छोड़कर जाना मेरी परवरिश के खिलाफ है। आप मेरा हाथ पकड़िए और आराम से उठिए। चांदनी बुजुर्ग धर्मपाल का हाथ थामकर धीरे धीरे वापस अपने गांव राजपुर की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में धर्मपाल चांदनी के स्वभाव और उसकी सोच को और गहराई से जानने के लिए उससे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेटी चांदनी, तुम इस गांव में कब से रह रही हो और तुम्हारे माता पिता को गुजरे हुए कितना समय हो गया है? बाबा, हम बचपन से इसी गांव में पले बड़े हैं। हमारे माता पिता को गुजरे हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। पिताजी के जाने के बाद से ही हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 साल बहुत लंबा समय होता है बेटी। इन 2 सालों में तुमने और तुम्हारी छोटी बहन ने अपना गुजारा कैसे किया? क्या गांव के लोगों ने तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं की? बाबा, शुरुआत में गांव के कुछ लोगों ने हमारे खाने पीने की मदद की थी, लेकिन कोई भी किसी गरीब की कब तक मदद कर सकता है? आखिरकार हर किसी का अपना परिवार होता है। इसलिए मैंने दूसरों के खेतों में कटाई का और घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। तुम बहुत स्वाभिमानी लड़की हो चांदनी, लेकिन ये जमींदार रमन सिंह तुम्हें इस तरह क्यों परेशान कर रहा है? क्या तुम्हारे पिता ने सचमुच उससे कोई कर्ज लिया था? बाबा, मेरे पिताजी बहुत सीधे और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी झोपड़ी कभी गिरवी नहीं रखी थी। जमींदार के पास जो कागजात हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वे नकली हैं। वो हमारी गरीबी का फायदा उठा रहा है। अगर वो कागजात नकली हैं, तो तुम गांव के सरपंच के पास क्यों नहीं गई? सरपंच का काम तो गांव वालों को न्याय दिलाना होता है। बाबा, मैंने सरपंच जी के पैर भी पकड़े थे, लेकिन जमींदार बलदेव सिंह बहुत चालाक है। वो सरपंच को हर महीने मोटी रकम देता है और पुलिस वालों को भी अपनी मुट्ठी में रखता है। गांव का कोई भी व्यक्ति जमींदार के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। सब अपनी जान और नौकरी से डरते हैं। बेटी, इस दुनिया में अधर्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन न्याय की जीत एक दिन जरूर होती है। तुम इतनी हिम्मत रख रही हो, भगवान तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। बाबा, आपकी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत तसल्ली मिल रही है, वरना मैं तो बिल्कुल हताश हो चुकी थी। चलिए, अब हमारा गांव पास ही है। सामने हमारी झोपड़ी दिखाई दे रही है। आप पहले चलकर वहां थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर मैं आपके जाने का कोई इंतजाम करती हूँ। चांदनी और धर्मपाल बात करते हुए झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। चांदनी अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलती है और धर्मपाल को अंदर ले जाकर एक खटिया पर बैठाती है और उन्हें पानी पिलाती है। भाई लोग, जरा 3 मिनट रुकिए, हमारी भी बात सुन लीजिए। जो आपने अभी वीडियो पूरा देखा है, ये वीडियो मैंने अपने हाथ से खुद बनाया है, और अगर इसमें कोई भी गलती या कमी आती है तो हमको कमेंट करके बता देना, और मैं अगले वीडियो में सही कर लूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया भाई।